नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आज हम क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी के हमारे अतीत बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 2 पर हम आ गए हैं, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। अब देखिए, हमें पहले ये चीज़ देखनी है कि जैसे जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव छोटे छोटे हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखना है। पहले जो पिछले पिछले क्लास की जो हमने एनसीईआरटी कवर की है, उनमें जो हमने राजाओं की स्थिति देखी, राजा कैसे कार्य करते थे, राजाओं का संगठन किस प्रकार का था और समाज में कैसी स्थिति थी, उस वो जैसे अब कैसे बदल रही है, उसमें कैसे बदलाव आ रहा है। व्यापार अब किस स्थान पर पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह व्यापार हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ व्यापार में जो है इनका कहा जाए योगदान बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मंदिरों की समाज में जो है क्या भूमिका बन रही है, उन चीज़ों को हमें देखना है और उनको जो है उनमें जो बदलाव आ रहे हैं उस चीज़ को ही हमें महसूस भी करना है अंदर से, ताकि हम एनसीईआरटी से बाकायदा जुड़ पाएँ, जो उसका उद्देश्य है। और यही चीज़ जो है एक एक कहानी जैसी हमारी बनती रहेगी ना, कि धीमे धीमे क्या बदलाव हो रहा है, बदलाव को समझते हुए और कहानी को ऐसा समझ लीजिए कि बदलाव जो है वो एक मोती जैसा है और कहानी जो है वो धागे की तरह चलनी चाहिए। जब धागे में मोती पिरो जाएगा तो आप जो है कहा जाए कि कहानी के द्वारा जो जो उसमें मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, उनको आप पकड़े रहेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में जो है हम देख ही रहे हैं। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। अब देखिए, ये बहुत सारे राज्य जो है निकल रहे हैं। कन्नौज है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। तो परमार, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, इनके जो है राज्य मतलब जो है चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, ठीक। चोल, चेर, पांडे हैं। उधर पाल पहुंच जाएंगे, ये कामरूप कहलाया जाता है, जो असम का जो क्षेत्र होगा उसमें। ये साइड में दिया हुआ भी है मानचित्र में। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण है? अब आज के राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो एरिया पड़ जाएगा वो गुर्जर प्रतिहार के हाथों में है ना। उधर दक्षिणी जो मध्य प्रदेश पड़ेगा और थोड़ा गुजरात का और महाराष्ट्र का हिस्सा पड़ जाता है, वो परमारों के हाथ में है। राष्ट्रकूट जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और चोल अगर हम बात करें तो दक्षिणी भारत में है, तमिलनाडु का जो इलाका है पांड्यन का भी। और चेर जो है वो आज के समय में जो केरल राज्य है उस इलाके पर जो है उनका प्रभाव रहा है। और कामरूप जो है असम को बोलते थे उस समय में। तो ये पाल शासक जो है वो वहाँ पर राज कर रहे थे। इधर कलिंग तो हमने अशोका के समय का ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखने के बाद हम मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, ये अरब क्षेत्रों ने जो है वो राजाओं का जो है धीमे धीमे इस पर कहा जाए कब्जा होने लगा था। तो ये सब जो है हमको देखना है, कौन कौन से राज्य नए उभर रहे हैं, इनको हम आगे के चैप्टरों में धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे और इसमें भी कुछ जो है राजवंशों को कवर करेंगे। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ये हमने पिछले चैप्टर में भी मेरे ख्याल से शायद मतलब जो है पढ़ा है, और हमने जो है पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्या है कि राजा के जो है कहा जाए कि सामंती व्यवस्था धीमे धीमे घर कर रही थी। कि जैसे जमींदार, हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि जैसे जमींदार थे पिछले क्लास में, कि जमींदार थे तो जमींदार कैसे थे कि जैसे गांव में एक जो प्रभुत्वशाली आदमी था वही जो है गांव की न्याय व्यवस्था देखता था। उसी वही जो है क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था देखता था। इसके अलावा
आर्थिक रूप में वह काफ़ी ज़्यादा जो है अगर कहा जाए कि पावरफुल था। तो ऐसे में क्या हुआ, धीमे धीमे वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए जब उनको राज्यों ने उनको जो है कर इकट्ठा करने की कहा जाए कि शक्ति दे दी। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने कर अपने पास छुपाया भी थोड़ा थोड़ा, और बाकी जो है राजा को भी पास करते रहे। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली धीमे धीमे होते गए। तो वो जो है राजा धीमे धीमे अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी रखने लगे। फिर राजा अगर मान लीजिए किसी पड़ोस के राज्य में युद्ध करने जा रहा है पड़ोस के राज्य से, तो क्या होता था कि वो इन सामंतों को बुलाता था, इनसे जो है उपहार तो मिलते ही रहते थे, इसके अलावा इनसे सैन्य सहायता भी लेता था। ठीक है, और ये उस हिसाब से कोई मान लीजिए कोई बहुत सारे भूस्वामी हैं, उनमें से एक भूस्वामी ज़्यादा कहा जाए कि संपत्ति वाला है, तो उन्होंने अपना क्या करा कि महासामंत महामंडलेश्वर इस प्रकार के जो है नाम रख लिए। जैसे राजा के बारे में हमने बात की थी कि राजा महाराजाधिराज, है ना, ऐसे ऐसी जो है क्या कहा जाए कि उपाधियां रख लेते थे। इस प्रकार से इनका जो है चल रहा था। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामियों की अधीनता से इनकार कर दिया। उसने हराया और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ में सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकल रहा है धर्म की। धर्म में क्या है कि जो चार वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो उस वर्ण व्यवस्था में राज करने का जो कहा जाए कि अधिकार दिया गया था वो क्षत्रिय वर्ण को दिया गया था। अब ऐसे में क्या हुआ कि कभी कभी कोई कोई सामंत ऐसे निकल आते थे तो जो ज़्यादा पावरफुल होते थे लेकिन क्षत्रिय नहीं होते थे। तो ब्राह्मणों ने उनकी पावर को क्या कहा जाए कि उनकी पावर से कुछ डर होता था, कुछ जो है ऐसा खौफ हो जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इनको मान्यता ना दी राजा के जो है राजा के बराबर, तो क्या होगा कि वो जो है हमें ही जो है अगर कहा जाए कि देश निकाला कर सकते हैं या हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने एक नया ये तरीका निकाला। इससे क्या होता उनको उनका जो है उपहार उनको भी मिलते थे और उनकी जो है प्रतिष्ठा बनी रहती थी और राजा का भी जो है अपना काम चल जाता था इससे कि भाई वो क्षत्रिय हो गया है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूशर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक, तो आप ये देख रहे हो कि अब तक जो है क्षत्रिय वर्ण ही जो है शासन कर रहा था। अब क्या हुआ कि धीमे धीमे और वर्ण के लोग भी आए, पावरफुल जैसे ही शक्तिशाली हुए और क्या कहा जाए कि उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और ब्राह्मणों ने कुछ पूजा पाठ करवा के उनको जो है मान्यता देना शुरू कर दिया। राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था वो देखते। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, तीन भवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे ताकि समर्थन कम नहीं होने पाए, है ना। किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों से जो है वो अपनी सत्ता का हल्का हल्का जो है बंटवारा करते थे। जैसे मान लीजिए कि राजकाज के लिए कोई पुरोहित रख लिया, है ना, व्यापारियों से अच्छे संबंध रखे, व्यापारियों से धन लिया भी और आर्थिक सहायता भी उनकी की, किसानों को भी जो है उन्होंने सहायताएं दी। तो इस प्रकार से उनका सत्ता पर नियंत्रण भी रहता था और सत्ता की जो है साझेदारी भी होती रहती। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था।
अब राजस्व का मतलब वही, अगर मैं साधारण भाषा में कहें, टैक्स की बात हो रही है, तो टैक्स लिया जाता था किसानों से भी और व्यापारियों से भी। अब ये 400 कर एक जो है बात आई है, तो इसको जरा देखते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति मना कर देता कि मेरे पास धन नहीं है, तो क्या होता, आप राज्य में रह रहे हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। तो आप पर धन नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि राजकीय जो भूमि है उसमें जो फसल पैदा हो रही है उसमें आप काम करिए, है ना, श्रम दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए राजा का कोई भवन बनवा रहा है, कोई महल बनवा रहा है, तो उसमें आप काम, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, यानी घर में जो, अगर हम बात करें कि बाहर की तरफ जो छज्जा निकालते हैं, अगर साधारण भाषा में बोलें रोड पर, तो वो अगर आपको छज्जा निकालना है अपने घर से बाहर रोड की तरफ, तो उस पर भी कर जाएगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, यानी सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लग रहा है। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, यानी कि किसी परिवार में मान लीजिए किसी के चाचा की मृत्यु हो गई, और वो दावा करता है कि मेरे चाचा थे और इनकी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए, तो उस पर भी जो है कर वो आरोपित किया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर जो है वो उस समय क्या कहा जाए कि संसाधन, राजा अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ऐसे कर लगाया करते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की और तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थी। अब क्या होता था कि मान लीजिए युद्ध करने के लिए मतलब सैनिक रखने हैं, और सैनिकों के लिए वेतन चाहिए, तो उसके लिए भी जो है संसाधन चाहिए। इसके अलावा क्या करते थे कि जो व्यापारिक मार्ग होते थे उन पर कब्जा करने के लिए भी युद्ध होते थे। ज़मीन, जैसे कहीं उपजाऊ ज़मीन है, मान लीजिए कि कावेरी नदी, गोदावरी नदी इधर का जो है इलाका था, या गंगा का मैदान, यहाँ पर जो है उपजाऊ भूमि थी, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसमें क्या होता था कि यहाँ उपजाऊ भूमि थी, तो यहाँ फसल जो है बहुतायत में होती थी और उत्पादन अच्छा होता था। तो ऐसी ज़मीनों को, जो उपजाऊ ज़मीन होती थी, उनको कब्जा करने के लिए ये जो है युद्ध होते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। जैसे मान लीजिए कोई लेखाकार है, ठीक है, जो कहा जाए वित्त का मामला देखता है, यानी पैसे वैसे का हिसाब किताब रखता है, तो जो जो व्यक्ति उसको कर रहा है, बाद में जो है उसका पुत्र भी वही जो है उस पद को अपने जो है ग्रहण कर लेता था, राजा उसको दे देते थे। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में हमने बात की, प्रशस्तियों की पहले बात की थी, तो प्रशस्तियां क्या होती थी, जो प्रशंसा में लिखी जाती थी। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब क्या होता था कि ब्राह्मणों का उस समय प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा था। क्या हुआ कि व्यक्ति पे धर्म का प्रभाव ज़्यादा, तो धर्म जो है किसके कब्जे में है, ब्राह्मणों के। तो अगर ब्राह्मण मतलब जो है आप धर्म अगर मान रहे हैं, तो जो है आपको ब्राह्मणों से बनाकर रखनी पड़ेगी, ब्राह्मणों का कहा मानना पड़ेगा। तो प्रशासन में ज़्यादातर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही ये प्रशस्तियाँ लिखा करते थे, ठीक है। तो नागभट्ट की उपलब्धियाँ। अब कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। जैसे हमने पिछले इसमें दिया है कि समुद्रगुप्त की जो है प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध यानी विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग जो उड़ीसा का आज के समय में अगर कहा जाए एक हिस्सा है, कि राजा
उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। अब देखिए कितनी तारीफ की गई है नागभट्ट की, कि इतने जो राज्यों के राजा थे उनको हराया है इन्होंने तब जब वे खुद एक राजकुमार थे, ना कि राजा। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी और तुरुस तुर्क, बतस्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। अब इतनी तारीफ जो है लिखी गई है। कभी कभी क्या होता है कि इस पे भरोसा करना भी जो है मुश्किल है। तो अब ये जो है राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। अब आगे चलते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जैसे भूमि मान लीजिए ब्राह्मणों को, किसी ब्राह्मण को दान कर दी तो उसके लिए एक ताम्र पत्र दे दिया, उस पर लिखा हुआ हो गया कि परमिशन हो गई कि ये ज़मीन जो है वो अब के बाद में ये माह से जोतेंगे। अब ये चित्र दिया हुआ है ताम्रपत्र का। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, जो हमने अभी आगे बात की। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान में के तमिल भाग का एक अंश है। अब ये देखिए, ये जो है चोलों के समय का एक वो है, कहा जाए कि इसे बोलेंगे प्रशस्ति, ठीक है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर वृक्ष भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछली के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। अब देखिए ये कितनी चीज़ों के बारे में जो है इसमें जानकारी दी गई है, जो उस समय कहा जाए कि परमिशन दिया गया होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक नए तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब देखिए इसमें क्या है कि जो कल्हड़ ने कहा जाए कि एक वृत्तांत लिखा है अपना, तो उसमें क्या है कि राजाओं की आलोचनात्मक जो है प्रशंसा की गई है कि राजा ने ये काम तो किया मगर इसमें ये गड़बड़ी कर दी। तो पहले क्या होता था कि जितनी भी प्रशस्तियां अब तक मिली थी इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को, उनमें क्या होता था कि ज़्यादातर राजाओं की जो है वो प्रशंसा उसमें दी गई थी जिसने लिखा था उसके द्वारा। पर जब ये वृत्तांत मिला तो क्या हुआ कि एकदम से जो है इतिहासकारों को भी हैरानी हुई कि उसने जो है वाकई में जो एक लेखक को लिखना चाहिए कि कोई अगर कमी है तो उसको भी छुपाना नहीं चाहिए। बाकी सारे जितने लेखक उस समय के रहे थे उन्होंने जो है तारीफ़ों के ही पुल बांधे राजाओं के, मगर इन्होंने जो है वो आलोचनात्मक कहा जाए कि थोड़ी प्रशंसा की, लेकिन अगर किसी कार्य में उनके कोई कमी दिखी तो उन्होंने उसका भी जो है जिक्र अपनी किताब में किया है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक राजवंश का आधार
कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो ये हमने बात कही। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब जैसा कि हमने चर्चा की थी ऊपर कि गंगा घाटी में जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा कहा जाए बढ़िया था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस पर जो है कब्जा करने के लिए, उस पर जो है शासन करने के लिए, अपना प्रभाव रखने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो है वो आपस में युद्ध करते रहते थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम देखेंगे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। इसके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसा समझिए कि राजा बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे और जो राजा के जो अनुयायी होते थे, मतलब जो कहा जाए कि मंत्रीगण होते थे या जो प्रजा होती थी, वो उन मंदिरों से बेहद लगाव रखती थी और उन पर चढ़ावा भी चढ़ाती थी। तो ऐसे में वो मंदिर भी जो है कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, बहुत ज़्यादा उन पर संपत्ति होती थी। जब राजा युद्ध करते थे तो वो जो है मंदिरों पर भी जो है आक्रमण करते थे, उनको लूट लिया करते थे, क्योंकि उनमें धन संपदा बहुत ज़्यादा होती थी। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब सोचिए कि एक राजधानी का निर्माण करवाया जो बहुत बड़ी और बहुत सुंदर थी, और उसका सारा जो है धन अगर कहा जाए कहाँ से आया, तो वो जो है यहाँ के मंदिरों को लूट लूट कर ले जाकर वहाँ पर जो है गजनी में राजधानी का निर्माण करवाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है संपदा मंदिरों के पास रहती होगी। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अब आप ये समझिए कि वो जो है राजा कैसे थे, वो कैसा अपना प्रभाव क्षेत्र में रखते थे, है ना, कैसे अपना प्रशासन चलाते थे। इन सब बातों को अल बरूनी ने अपनी किताब अल हिंद में लिखा है, जो उसने जो कुछ भी उसने देखा और समझा। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अब आप ये देखिए कि कितना कहा जाए कि दिल्ली और अजमेर के आसपास में जो है चौहान अपना राज कर रहे हैं। गुजरात में चालुक्य हैं, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल हैं। तो इनका जो है आपस में ही बहुत सारे युद्ध रहते थे। अब इनमें इतनी फूट थी कि कोई बाहरी राजा अगर आक्रमण कर रहा है तो वो दूसरे को बचाने नहीं जाएंगे, है ना, वो उल्टा और उस पर युद्ध कर देते थे। ऐसे में क्या होता था कि उनको जो है कहा जाए उनकी हार जो है वो सुनिश्चित हो जाती थी, क्योंकि दो मोर्चों पे युद्ध लड़ना किसी भी राजा के लिए उस समय में काफ़ी मुश्किल था, और जो आज भी है। चोल राज्य और नज़दीक से एक नज़र। अब देखिए चोल राज्य के बारे में आप देखिए
दक्षिणी कलिंग है, वेंगी, काकतीय, ये जो है काकतीय साम्राज्य है, राज्य है वेंगी, दक्षिण कलिंग। तो ये जो है बहुत काफ़ी एरिया था और बहुत उत्पादन के मामले में भी आगे था। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ जो है व्यापार की बहुत अधिक संभावनाएं थीं। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार ने के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब आप देखेंगे कि जो चोल राज्य थे तो चोलों का जो है साम्राज्य सबसे कहा जाए कि मजबूत होकर उभरा और उन्होंने जो है दक्षिण भारत के काफ़ी हिस्से पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। वहीं पर दो राजाओं की बात हुई, एक राज प्रथम, एक राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राज प्रथम के अगर बारे में हम बात करें तो उसने जो है राज्य का काफ़ी विस्तार किया। वहीं अगर राजेंद्र प्रथम की बात करें तो उसने एक नौसेना भी बनाई जो कहा जाए कि हम देखेंगे कि अब के समय आप जो है इतिहास आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप आगे भी देखेंगे कि किसी राजा ने इतनी जहमत नहीं उठाई जो आज हम देखते हैं अंग्रेज़ों का शासन हम पर रहा था। वो शासन नहीं रहता अगर हमारे पास भी एक कहा जाए मजबूत नौसेना होती जो उस समय राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। और उसने जो है श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया यानी अगर हम बात करें ये इंडोनेशिया वगैरह पर भी जो है अपना कहा जाए कि बहुत प्रभुत्व स्थापित किया था। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों को दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इन भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि। अब आप ये सोचिए एक बहुत बड़े मंदिर का जो है उन्होंने बड़े बड़े 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, इसके अलावा अन्य भी मंदिरों का निर्माण करवाया, मगर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है तंजावुर का मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये 2 मंदिरों की जो है बात की गई है। तो इन मंदिरों का ये आप देखिए, ये जो है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत पर जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। अब ये इतना सुंदर जो है मंदिर का निर्माण उन्होंने करा था। तो इन पर क्या हुआ कि आसपास में जो है लोग रहने लगे। अब क्या हुआ कि लोग दूर से मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं तो वहाँ से सामान भी ले जा रहे हैं, तो शिल्पकारी का कार्य जो है वहाँ पर बढ़ता गया, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बड़े बड़े व्यापारी जो है वो वहाँ पर रहने लगे, वो व्यापार करते थे तो व्यापारी रहने लगे। तो ये जो है मंदिर अगर कहा जाए कि मंदिरों की वजह से ही जो अगर व्यापार के जो है मुख्य केंद्र बनकर ये मंदिर उभरे थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं,
लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब आप प्रतिमाओं को देखिए, ये कितनी सुंदर सुंदर जो है वो प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति। और उस समय जो है ऐसी कलाकारी वो किसी और क्षेत्र में इतनी जो है मतलब उम्दा कारीगरी उस समय में नहीं मिलती थी। तो इसलिए ये जो है व्यापार इसका बढ़ता गया। कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी मानचित्र आप दो देखिएगा जरा एक बार पलटकर। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिनसे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या उस समय थी कि सिंचाई की। सिंचाई कैसे हो? तो सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी मतलब जो है नदियों में से छोटी छोटी नहरें जो है निकाली गई, और कुछ कुदरती जो नहरें निकली हुई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो क्षेत्र जो है वो पानी की उसमें जो है कमी कम हो गई, और कहा जाए कि आर्द्रता भरपूर मात्रा में मिलने लगी, जिससे पैदावार और ज़्यादा बेहतरीन होने लगी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब आप ये सोचिए, जहाँ साल में 2 फसलें उगाई जा रही हों, सिंचाई का जो है बढ़िया व्यवस्था हो, तो और राजा के द्वारा भी जो है उनकी बढ़िया व्यवस्था की जा रही हो, बड़े पैमाने पर जो है भूमि को समतल किया जा रहा हो, तो क्या होगा कि ऐसे में किसान जो है सुखी रहेंगे, किसानों की उत्पादन बढ़ेगा, राज्य भी समृद्ध होगा, और राज्य समृद्ध होगा व्यापार भी बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि राज्य में समृद्धि अच्छी आएगी, और संपन्नता जो है वो दूर से ही दिखाई दे जाने लगेगी, और उसका जो है प्रभाव वहाँ के मंदिरों पर भी देखा जा सकता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, और श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब देखिए, आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है पानी की कमी हम जो है अपने यहाँ देख सकते हैं। सूखा पड़ रहा है ना, या कहीं बाढ़ आ रही है, तो उस समय में जो है तटबंध बनाए गए ताकि बाढ़ से जो है बचा जा सके, फसल को बाढ़ से बचाया जा सके। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए गए, और जहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ पर क्या हुआ कि पानी को रोकने के लिए, बारिश का पानी को रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई, और ये सब जो है राजा के जो है अधिकारियों की देखरेख में ही किया जाता था, और इनमें जो है कहा जाए आम किसान भी भाग लेते थे। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उस बारे में देखते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर्ज वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए जो गांवों का जो समूह है वो नाडू कहला रहा है, तो और ग्राम परिषद है, तो जैसे गांव की ग्राम परिषदें बनने लगी, क्योंकि गांव समृद्ध हो रहे थे, तो प्रशासन जो है वो और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब आप देखिए कि जब जिन्होंने जो है बढ़िया योजनाएं दी,
जो अच्छा खासा नियंत्रण रख रहे थे कामकाज पे, और काम कैसे होगा, संपन्नता कैसे आएगी, सिंचाई की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यापार के बारे में, इन चीज़ों पर जो है नज़र रखते थे। इसके अलावा कर प्रणाली पर जो है विशेष ध्यान रखा जाता था कि कर कैसे इकट्ठा किया जा सके। तो ऐसे कामों में जो बेल्लाल जाति थी, तो वो जो है काफ़ी धनी थी और इसमें अपना प्रभाव भी रखती थी, जो और राजाओं ने भी उनको जो है महत्वपूर्ण पद उस समय दिए थे, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से उस कामों को संभाल सकें। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलनवगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे किसानों की भूमि को क्या कहते थे, वेलनवगाई। ठीक है। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी गई वो ब्रह्मदेय। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमट्टुकन्नी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदमम, ये जो है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। अब देखिए ब्राह्मणों का जो है प्रभाव बढ़ रहा है, तो ब्राह्मणों की जो है बस्तियां भी जो है बढ़ रही हैं, और उनकी जो है भूमि भी उनको जो है बहुत सारी दान में मिल रही है, उसको जो है अपने वो उत्पादन कर रहे हैं उसमें, और संपन्नता जो है उनके पास आती जा रही है। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। अब ये जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस समय जो है ब्राह्मणों का संगठन कैसा था उस बारे में इसमें जानकारी दी गई है। उत्तर मेरू से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। यानी कि प्रत्येक जो महत्वपूर्ण कार्य थे, बाग बगीचों के, मंदिरों के, सिंचाई की व्यवस्था कैसी रखी जाएगी, उसके लिए जो विभिन्न समितियां बना रखी थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ये देखिए एक लॉटरी सिस्टम की बात आ गई कि लॉटरी जैसा सिस्टम था, तो उसमें जो है सदस्यता देने के लिए ये लॉटरी क्या कहा जाए कि लॉटरी जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है उससे जो है उनको चुना जाता था। अभिलेखों और लिखित सामग्री, उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, यानी जो राजा को जमीन से अपने जो है राजस्व देते हों, यानी कर देते हों। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण और मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की एक तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। अब देखिए वहाँ पर जो है ये जो कुछ नियम दिए रखे हैं, इन नियमों के तहत अगर आप आते हैं तो आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। आप अपने जो है उसके कहा जाए ग्राम सभा की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक उस समय का अगर कहा जाए कि एक मॉडल था संगठन का। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे।
लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पुल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तड़के पुलयार यानी पुलाया का बहुवचन को दिन में के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। अब आप ये समझिए, ये जो है वहाँ पर एक छोटा सा उद्धरण कहा जाए, थोड़ा सा एक कवि ने अपने लिखा है अपने लेख में कि कैसे जो है वहाँ पर एक जो थोड़ा कहा जाए कि हम बोलेंगे कि समाज में जो है निचला तबका था, उसकी जो है एक स्थिति के बारे में बात की गई है, उनके गांव के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं। तांग वंश के बारे में, चीन के बारे में लिखा हुआ है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। अब आप ये सोचिए, हमने अभी बात की कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर महत्वपूर्ण पदों पर या तो राजा के परिवारजन होते थे या प्रभावशाली लोग होते थे, और जब उनको जो है उनके पद से जब वो अपने पद को छोड़ते थे तो फिर उनके पद पर जो है उनके पुत्र जो है उनका स्थान ले लेते थे। तो एक वंशानुक्रम चल रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार का बेटा जो है जमींदार ही रहेगा, या प्रशासन में कोई मान लीजिए कोई मंत्री है जो राजा को प्रशासन में मदद करता है तो उसका पुत्र ही आने वाले समय में जो है वो मंत्री बनेगा। वहीं अगर हम तांग वंश के उस समय के अगर चीन के बारे में बात करें तो उन्होंने जो है नौकरशाही यानी जो समाज की जो सेवा के लिए, अगर कहा जाए प्रजा की जो सेवा के लिए जो प्रशासन संभालने के लिए जो अधिकारी बैठते थे, उनका जो है चयन कैसे होता था। एक परीक्षा करवाई जाती थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बैठ सकता था, जिसकी इच्छा हो वो व्यक्ति उसमें आवेदन करके उस परीक्षा को दे सकता था। अगर वो पास होता था तो वो जो है नौकरशाही में अपने जो है उसका सिलेक्शन कर लिया जाता था और वो जो है एक अधिकारी बन सकता था। तो ये जो है हमारे यहाँ ये अंतर था। हमारे यहाँ प्रशासन कैसा था और उनके यहाँ प्रशासन, तांग वंश का जो है चीन में प्रशासन उस समय कैसा होता था। तो आप इनकी तुलना कीजिए और इस बारे में और सोचिए। इसके अलावा प्रश्नोत्तर जो है आप इसके देख लेना, और अगर कोई आपके दिल में कोई सवाल आ रहा है, कोई आपके मन में सवाल आ रहा है या कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने उस परेशानी को जो है मेरे सामने ला सकते हैं और उसका मैं भरपूर कोशिश के तहत जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो, कुछ समझने में अगर सहायता हुई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो मित्र हैं उनको जो है आप इस चैनल की जानकारी दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।